मैं जब भी लकड़ी काटने के लिए जाता हूँ तो मैं अपने डेली अपना लकड़ी काटने से शुरू करने से पहले आधा घंटा अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, उसी धार को डेली टेस्ट किया करता हूँ। लेकिन तुम वही कुल्हाड़ी सालों से चलाते आ रहे हो, तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि तुम 15-16 घंटे उतनी लकड़ी काट पाते हो जितना मैं 5-6 घंटे में काट लेता हूँ। ठीक है, तो तुम सबसे बड़ा दिक्कत हिंदी माध्यम के बच्चों में खासकर ये देखा जाता है कि वो अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेते हैं कि उनसे इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वो इंग्लिश में अच्छा स्टूडेंट है। मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, भले मैंने कभी अच्छे से इंग्लिश में कभी बचपन पढ़ाई नहीं की, ठीक है, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस हमेशा से था कि हाँ, जब मैं पढ़ूंगा इंग्लिश पढ़ूंगा तो मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है और जैसे हमने हिंदी सीखा वैसे इंग्लिश को भी सीखा जा सकता है। क्योंकि इंग्लिश जो एसएससी की है वो तो काफी ज्यादा ईजी है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों को कि मैं इंग्लिश के लिए एक वीडियो लाऊंगा जल्द ही। तो आज फ्राइडे नाइट है और देखिए रात के लगभग 3 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। आप टाइम देख सकते हो घड़ी में, यहाँ पर 3:08 हो गए हैं और आपके लिए मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हालांकि बहुत लोगों का जीके जीएस का जो वीडियो मैंने डाला है, अभी अपलोड किया है, उसमें बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए लेकर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए जहाँ पे आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाए। तो देखिए इसके लिए ऑलरेडी काम चल रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीकेंड पर वो वीडियो आ जाए। ठीक है, जिसमें आपको खासकर लूसेंट से और जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं एसएससी का, उसका मैं आपको डिटेल डिस्कशन करूँगा कि क्या आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कैसे आप कम समय में ज़्यादा कवर कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो जल्दी आ जाए, उस पर अभी काम चल रहा है। आज मैं जैसा मेरा शेड्यूल था कि आज मैं इंग्लिश के लिए एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि इंग्लिश की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सही स्ट्रैटेजी होना चाहिए और कम समय में ज़्यादा कैसे कवर किया जाए। और खासकर जो हिंदी माध्यम के बच्चे, जैसे मैं भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हिंदी मीडियम के बच्चों को कैसे अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करना चाहिए और कैसे वो ड्रास्टिकली अपना नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक डिटेल वीडियो एक रहेगी, इसमें आपको मैं पूरा बताऊंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको नहीं पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस वीडियो में सारा कवर किया जाएगा। ठीक है, आज देखिए जैसे कि आज योगा डे था, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून था। तो 22 जून स्टार्ट हो गया, हालांकि रात के 12 बजे के बाद। तो ये देखिए आज ऑफिस की तरफ से टी शर्ट मिला था योगा करने के लिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा वीडियो में। यहाँ पे ये इंटरनेशनल योगा डे का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें होती है जो आपको थोड़ा मोटिवेट करती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी बताऊँगा आपको, जो 2 लकड़हारों की है, तो 2 लम्बरजैक्स। ठीक है, हो सकता है कहानी आपने पहले सुन भी रखा हो। 2 लकड़हारे थे, यहाँ पर हम 2 लकड़हारों का नाम देते हैं ए और बी। जो ए लकड़हारा होता है वो काफ़ी मेहनती होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। वो दिन का 15-16 घंटा लगातार काम करता है और लकड़ी काटता है और फिर लकड़ी को मार्केट में बेचता है। दूसरा लकड़हारा उसका दोस्त होता है बी, वो दिखने में थोड़ा आलसी रहता है, मनमौजी टाइप का होता है, थोड़ा चिल करते हुए रहता है बंदा। ठीक है, वो जाता है साथ में जाता है और भी काम करने के लिए, लेकिन वो 6 घंटे 8 घंटे काम करता है, फिर वापस अपने घर आ जाता है और लकड़ी जाकर बेच आता है मार्केट में। लोगों को लगता है कि लकड़हारा बी जो है बहुत आलसी है, बहुत कम काम करता है, उसका घर गुजर बसर अच्छे से नहीं होता होगा। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि लकड़हारे बी का जो घर है काफ़ी अच्छे से फलता फूलता है, वो बहुत खुश भी रहता है, फैमिली के साथ टाइम भी इंजॉय करता है और ज़्यादा पैसे भी कमाता है। वहीं जो लकड़हारा ए होता है वो हमेशा किलसता रहता है कि अरे यार मैं तो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलता है, उतने हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं और मैं अपने फैमिली में, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों को समय भी नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो एक समय होता है जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ज़्यादा किलसता है। फिर जाके वो अपने दोस्त जो होता है उसका बी, उससे जाकर पूछता है कि भाई तुम ऐसा कौन सा जादू टोना करते हो कि तुम इतने कम समय में इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, मैं इतना ज़्यादा मेहनत करता हूँ और उसके बाद भी मैं दुखी रहता हूँ और अपने परिवार को समय भी नहीं दे पाता हूँ। तो लकड़हारा बी बहुत मुस्कुराते हुए अपने दोस्त को समझाता है कि देखो दोस्त, तुम हार्डवर्क तो बहुत ज़्यादा करते हो लेकिन तुम्हें स्मार्टनेस की कमी है। ठीक है, आखिर कैसे? तो लकड़हारा बी बताता है कि जब भी लकड़ी काटने के लिए जाता हूँ तो मैं अपने डेली अपना लकड़ी काटने से शुरू करने से पहले आधा घंटा अपनी कुल्हाड़ी को धार देता हूँ, उसी धार को डेली तेज किया करता हूँ। लेकिन तुम वही कुल्हाड़ी सालों से चलाते आ रहे हो, तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि तुम 15-16 घंटे में उतनी लकड़ी काट पाते हो जितना मैं 5-6 घंटे में काट लेता हूँ। ठीक है, तो तुम सबसे बड़ा दिक्कत ये करते हो, सबसे बड़ी गलती ये करते हो, तुम अपनी कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाते हो। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, खासकर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ अभी अपना स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम के लिए। तो एक इस कहानी से सीखने को मिलता है कि आप लाख हार्ड वर्क कर लीजिए, दिन रात एक कर लीजिए पढ़ाई करके, लेकिन अगर आप स्मार्टनेस का उसमें छोका नहीं लगाते हो ना, तो फिर आपकी पढ़ाई निरर्थक होकर रह जाती है। आप मेहनत तो बहुत करोगे, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसे बहुत से लाखों बच्चे ऐसे होते हैं। ठीक है, लाखों बच्चे होते हैं जो सालों साल तैयारी कर रहे हैं, 15-16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं कि हाँ वो तो 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है, वो 16 घंटे पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो सामने से एक लड़का, जो नया लड़का हुआ आया होता है, 6 महीने तैयारी करता है, मुश्किल से 5-6 घंटे डेली का अपना पढ़ाई करता है और एग्जाम निकाल कर चला जाता है आराम से। ठीक है, और वो बंदा जो डेली में हार्ड वर्क कर रहा है
वो सालों साल अपना 3-4 साल अपना मेहनत ही करते रह जाता है, अंत में रिजल्ट होता है, और नहीं होता भी है तो अच्छे जगह कोचिंग नहीं मिलता है, और मिल भी जाता है तो काफ़ी ज़्यादा इंतजार करने के बाद मिलता है, तो फिर क्या फ़ायदा उसका 3-4 साल तो वेस्ट होता ही है, और बहुत केस में तो नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जब भी तैयारी करने के लिए जाओ, तैयारी कर रहे हो आप अभी, तो आपको एक प्लानिंग की ज़रूरत है। आपको अपने कुल्हाड़ी को धार लगाने की ज़रूरत है, आप सही गाइडलाइंस की ज़रूरत है आपको। आप अपने एक फिक्स कीजिए, अपना एक माइंड मैप बनाइए कि आपको किस तरह से काम करना है, कैसे आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, और कैसे आप कम समय में ज़्यादा रिजल्ट ला सकते हो। ठीक है, इंग्लिश का एक वाक्य है छोटा सा कि 80% ऑफ योर वर्क कैन बी डन इन जस्ट 20% ऑफ योर टाइम। ठीक है, यानी कि 80% काम आपका 20% समय में कंप्लीट हो सकता है, अगर आप सही से प्लानिंग करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करने की एक सलाह दूंगा, और मैं आपको जो अपनी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कैसे दिखाया जाए और कैसे प्रायोरिटी वाइज पढ़ा जाए। ये नहीं कि बस एक गधे की तरह शुरुआत की और शुरू से अंत तक पढ़ने की कोशिश करें, नहीं, आपको प्रायोरिटी वाइज पढ़ाई करनी है। तो आइए आप ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी वीडियो से। आप स्क्रीन पर ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर आपके लिए बनाई है। इस स्ट्रैटेजी को बनाने में मैंने उन लोगों का भी हेल्प लिया है जो ऑलरेडी सीजीएल सेलेक्टेड हैं और जिनकी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मार्किंग आई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और ये वीडियो अगर मैं बताऊंगा इंग्लिश की ये स्ट्रैटेजी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो जिनका बैकग्राउंड पूरी तरह हिंदी बैकग्राउंड रहा है और उन्हें इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं फेस करनी पड़ती, उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या आपको इंग्लिश की तैयारी के लिए कोचिंग की आवश्यकता है? डू यू नीड एनी कोचिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश? तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा, या फिर वीडियो के अंत होते होते आप खुद इस सवाल का जवाब समझ जाओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे जो बेसिक होता है वो होता है कि इंग्लिश में 3 पिलर होते हैं। इंग्लिश के 3 पिलर होते हैं जो कि हर टीचर ने आपको बता रखा होगा, पहले से हो सकता है जानते भी हों। पहला होता है वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन के अंतर्गत आपसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस इत्यादि पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको कॉमन एरर्स, फिलर्स और नरेशन, वॉइस इत्यादि पूछे जाते हैं। तीसरा होता है कॉम्प्रहेंशन सेक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशान करता है। कॉम्प्रहेंशन में आपका पैसेज आता है और क्लोज टेस्ट आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ये तीनों का वेटेज जो होता है, अगर आप बोलोगे किसका वेटेज चीज़ का ज़्यादा, किसका वेटेज कम, तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि सभी का वेटेज एक समान है और सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास वोकैब की अच्छी तैयारी नहीं है तो ना आप कंप्रहेंशन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ग्रामर में भी आपको समस्या आएगी। अगर आपके पास ग्रामर अच्छे से आपका नहीं किया हुआ है कंप्लीट, तो आप कंप्रहेंशन नहीं बना सकते हो। और अगर आपका वोकैब और ग्रामर दोनों बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप कंप्रहेंशन में अच्छा स्कोर नहीं करते हो, तो फिर आपका इंग्लिश में आपका नंबर अच्छा नहीं आएगा और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर आता है कि हाउ योर स्कोर विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। कैसे आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव करे। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे अभी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनका एवरेज मार्किंग इंग्लिश में 20-30 के बीच में आता होगा 50 नंबर के एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे उनके स्कोर्स को 20 और 30 के रेंज से उठाकर 40 और 45 के रेंज में ले जाया जा सके। तो ये करना बिल्कुल आसान है, लेकिन आप में एक पेशेंस नहीं होता है, आप में एक परसेवरेंस नहीं है, जिसके कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और आपको सही गाइडलाइन नहीं दिया गया है। अगर आप इस गाइडलाइन को, मैं कहूँगा कि जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 90 डेज रूल, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लगभग कम से कम मैं कहूँगा 90 डेज तो आपको फॉलो करना ही होगा। अगर आप ये 90 डेज फॉलो नहीं करते हो, 2-4 दिन करते हो फिर छोड़ देते हो, आपका इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बात मानिए, अगर आप 90 डेज इसे फॉलो कर लेते हो पूरे अच्छे से, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपका मार्क्स जो होगा 90% प्लस आएगा, चाहे आप प्रीलिम्स का एग्जाम दीजिए या फिर मेंस का एग्जाम दीजिए। ठीक है, चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठिए, तो अच्छे से इस बात को फॉलो कीजिए। क्योंकि ये जो 90 डेज रूल है, ये मैंने उस समय तो 90 डेज रूल के हिसाब से मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन हाँ, जब मैं एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट मैंने एसएससी की दुनिया में अपना कदम रखा था और इंग्लिश की तैयारी शुरू की थी, तो मैंने जो काम किया था वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो बच्चे जो ऑलरेडी सीजीएल सेलेक्टेड हैं वो जो काम करते हैं वो लगभग कॉमन ही काम होता है जो हर कोई करता है, इसलिए मैं आपको वही स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। तो तैयार रहिए, आपको ये 90 डेज तक फॉलो करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसा आप देख रहे हैं कि वोकैब इज़ द बेसिस फॉर ऑल द सेक्शन। ठीक है, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो चाहे कॉम्प्रहेंशन का सेक्शन हो, वोकैब आपका बेस बनाता है इंग्लिश के लिए। तो वोकैब आपकी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इंग्लिश के एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आप वोकैब रट्टा मार मार के थक जाते हो, लेकिन आप हमेशा भूल जाते हो वोकैब वर्ड मीनिंग, आप हमेशा आपके दिमाग से निकल जाता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हो। एग्जाम में आपको हो सकता है कि आपका ने जो पढ़ा है वो एग्जाम में आया भी हो, लेकिन आप वो भूल जाते हो। इसका कारण क्या है कि आप सिर्फ क्रैम करते हो, रटते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है बट डोंट क्रैम इट,
वोकैब को क्रैम नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है वोकैब की। कैसे बनानी है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आप वोकैब सिर्फ रट्टा मार के पढ़ते हो, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ते हो, ऐसी डिक्शनरी का इस्तेमाल करे हो जिसमें आप इंग्लिश वर्ड डालते हो और हिंदी का ट्रांसलेशन हो जाता है, तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। ये इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, इट इज़ जस्ट लाइक हिंदी लैंग्वेज। हिंदी के लिए आपने कभी रट्टा नहीं मारा था, बल्कि हिंदी आपके अंडरस्टैंडिंग में ही आ गई और हिंदी का हर वर्ड आपके अंडरस्टैंडिंग में है, ठीक है। आपको हिंदी इस्तेमाल करने के लिए किसी ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी तरह आपको इंग्लिश को भी इस तरह से ढालना है अपने दिमाग में कि आपका इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको वर्ड्स को फ़ील करके पढ़ना होगा। कैसे फ़ील किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको वर्ड्स को हमेशा फ़ील करके पढ़ना होता है। वो जैसे आपको मैं एक कॉमन वर्ड बोलूँ कि रन, रन का मतलब होता है दौड़ना। तो क्या आप अब इस एज में आके रन का कभी हिंदी ट्रांसलेशन करने जाओगे? आपको कोई बोले कि रन, आप सीधा भागना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में रन का ट्रांसलेशन जो आपके दिमाग में आपने उसे फ़ील कर लिया कि रन का मतलब है दौड़ना, ईट का मतलब होता है खाना। ये सब जो कॉमन शब्द हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं इंग्लिश के, वो हम हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल अंदर तक चला गया है, जिसके कारण से अब हमें इसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसे जस्ट लाइक हम जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे ही इन वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को इसी तरह अपने कॉमन बातचीत में शामिल कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको वर्ड्स को हमेशा फ़ील करके पढ़ना होता है। अगर मैं सोर्स की बात करूँ, तो सोर्स जो होगा आपका सबसे पहले बताऊँ, तो सोर्स आप किसी अदर बुक को फॉलो करने से पहले एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसे कंप्लीट कीजिए। क्योंकि देखिए, पहले जो एग्ज़ाम होता था 2018, 17, 16 के पहले, वो होता था ऑफलाइन। वहाँ पर बहुत कम सीट, मतलब कम पाली में एग्ज़ाम्स होते थे, ठीक है। मतलब 2-3 सेट ही क्वेश्चन का बनता था एक एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जब से ये ऑनलाइन प्रोसेस हुआ है, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तब से क्या हो रहा है कि मल्टीपल सेट्स, एक एग्ज़ाम में आपके 50-60 पालियाँ होती हैं एग्ज़ाम की, उसमें आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार है आपके पास। एसएससी सबसे पहले बेस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अच्छा कलेक्शन दिया हुआ रहता है। लगभग हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीओ का हो। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कमांड बनाइए। एसएससी का पूरा एग्जाम जो है वो 70 to 80% बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अगर आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पूरी तरह कमांड बना लिया, तो आपका एग्जाम निकलना तय है। भले ही आपको रैंक लाने के लिए और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका एग्जाम निकलना बिल्कुल तय है अगर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करना है? किरण पब्लिकेशन की बुक आती है। अगर आपको कोई और बुक मार्केट में ऐसी दिखती है जिसमें अच्छा सॉल्यूशन दिया हो, तो आप उस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। किरण पब्लिकेशन बुक से पहले भी अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो एक बुक आती है एमबी पब्लिकेशन की, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन की आई थिंक अजय कुमार सिंह, एके सिंह की बुक आती है एमबी पब्लिकेशन की। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है एसएससी का, ठीक है। इसके साथ इसके जो शुरुआत में ना 20-25 पन्नों में एक अच्छा कलेक्शन दिया होता है, जिसमें आपको ग्रामर रूल्स के साथ साथ वर्ड्स का बहुत अच्छा कलेक्शन होता है। जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैंने सबसे पहले वही उठाया था, और अभी भी अगर आप किसी भी टॉपर का वीडियो देखोगे तो आपको वो जरूर सजेस्ट करेगा कि एमबी पब्लिकेशन का जो वो शुरुआत के 20-25 पेज का कलेक्शन है, वो बहुत हेल्पफुल होता है एग्जाम में, ठीक है। आप सबसे पहले, अगर आप किरण का बुक उठाने से पहले भी जाकर उसको अच्छे से थोरोली पढ़िए। थोरोली पढ़ने का यहाँ मतलब है कि एक बार पढ़ने से नहीं होगा, 2 बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको कम से कम 5 से 10 बार उसके रिवीजन करने होंगे अच्छे से, ठीक है। और रिवीजन कैसे करना होगा? प्रायोरिटी वाइज आप डिवाइड कीजिएगा। जो चीज़ें जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे आप मार्क कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और जो आपको नहीं इंपॉर्टेंट लगता है उसे स्किप करके आगे बढ़िए। फिर सेकंड राउंड में आइए। सेकंड राउंड में आने के बाद आप वापस जो आपने हाईलाइट किया हुआ है उसे पढ़िए पहले। उसके बाद आप कुछ चीज़ों को ऐड, जो आपको लगता है कि लेवल 2 में आप ये चीज़ें आ सकती है, एक लेवल ऊपर है, आप उन चीज़ों को फिर दोबारा दूसरे कलर से हाईलाइट कीजिए, फिर उनको पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे ही सो ऑन आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते जाइए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले रहा सोर्स के लिए वोकैब में एमबी पब्लिकेशन की बुक उठाइए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर कोई अदर बुक भी ले सकते हैं जिसका सॉल्यूशन अच्छा दिया हो और एरर फ्री बुक हो, ठीक है। इसके बाद आपके वोकैब की एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। अगर आपके पास समय है तब आप ब्लैक बुक उठा सकते हो। ब्लैक बुक में बहुत ज़्यादा वर्ड्स का कलेक्शन दिया हुआ है, इतनी ज़्यादा वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके दिमाग में इतना आएगा, ठीक है। तो ब्लैक बुक को हमेशा सेकंड थर्ड प्रायोरिटी में रखना बेस्ट होगा। अगर आपके पास समय ज़्यादा बचता है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको ब्लैक बुक पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको पास समय मिल जाता है, वो पढ़ना चाहते हैं, वो खत्म करने के बाद तब ब्लैक बुक उठाइए। और इसके अलावा प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक में, जो कि नीतू मैडम की बुक है, उसमें भी शायद मेरे ख्याल से कुछ वर्ड्स का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस का अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है। उसमें ज़्यादा नहीं है, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम है उस बुक में, लेकिन फिर भी अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रखा है तो आपको वो समझ में आ जाएगा। आप जाकर प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है, वो जो दिया हुआ है लास्ट में वॉल्यूम 1 में, उसे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड्स को फील करके कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, वर्ड्स को फील करके कैसे पढ़ें। जैसे मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल लाया हूँ, सारा कुछ तो मैं अभी आपको एक छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता। जैसे देखिए,
आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है एडवेंट। अब एडवेंट का मतलब होता है आगमन, किसी चीज़ का आना, चाहे वो ट्रेन हो, जैसे ट्रेन का आना होता है, या फिर किसी व्यक्ति का आना। आप इसका हिंदी ट्रांसलेटर करते हो क्या, एडवेंट का आगमन, आना। लेकिन देखिए, आपको हिंदी याद नहीं रखना है, आपको उसके अर्थ को अपने अंदर आत्मसात करना है। अब जब भी आप एडवेंट बोलिए, तो एडवेंट को आप फील कीजिए कि एडवेंट मतलब कोई वस्तु आ रही है, उसका आगमन हो रहा है। आप ट्रेन को फील कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे एडवेंट, आप मन में लाइए एडवेंट ऑफ द ट्रेन, ठीक है। एडवेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा अराइवल। तो आप जब भी एडवेंट बोलिए तो आप अराइवल को फील कीजिए, ठीक है। आप मुंह से बोलिए एडवेंट, लेकिन मन में फील कीजिए अराइवल। मुंह से बोलिए एडवेंट, लेकिन मन में फील कीजिए कि कोई ट्रेन आ रहा है। इस तरह से वर्ड को फील किया जाता है। आप बात मानिए, अगर आप ऐसा फील करके पढ़ते हैं, भले शुरुआत में आपको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप वर्ड्स भूलोगे नहीं। वर्ड्स आपके दिमाग में, आपके कॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, जैसे एक होता है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया कहते हैं उसको जिसको हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। तो पहला बात तो यहाँ जो फोबिया रिलेटेड वर्ड्स हैं, इनको पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि फोबिया तो हर जगह लगा हुआ है। शुरुआत में जो वर्ड्स है, जैसे एक्रोफोबिया हो गया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब होता है जल, तो जल से डर हो जाता है। फिर आपको वैसे ही एक्रोफोबिया, एक्रो हाइट से रिलेट होता है, तो हाइट का मतलब हो गया कि हाइट से डर लग रहा है किसी को, ठीक है। इस तरह से आप वर्ड्स को समझ के पढ़िए। क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया जब आप फील कीजिए कि कोई इंसान है जो बंद कमरे में घुटन फील कर रहा है, तो इसका यानी क्लास्ट्रोफोबिया है, यानी कि बंद कमरों से, बंद क्लोज्ड प्लेसेस से जो डर लगता है, जो फोबिया होता है क्लोज्ड प्लेसेस से, उसे हम कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। तो जब भी आप क्लास्ट्रोफोबिया बोलिए, आप अपने मन में फील कीजिए कि किसी को घुटन से डर लग रहा है, किसी को बंद कमरे से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है। इस तरह से आप फील कीजिए। नेव, नेव का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत जो नया होता है, व्यक्ति इनएक्सपीरियंस्ड होता है, अनुभवहीन होता है, ठीक है। अब नैव के बहुत सारे अर्थ, हिंदी अर्थ निकाले जा सकते हैं। अगर आप हिंदी अर्थ पढ़ोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में कि कौन सा अर्थ था नैव का, ठीक है, क्योंकि इसको घुमा के क्वेश्चन देगा वहाँ पर। उसके जो ऑप्शंस होंगे थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिए जाएंगे। लेकिन नैव का अगर आप नैव को फील किए हो, तो नैव का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो इतना इनएक्सपीरियंस्ड है, उसे नॉलेज कम है, अभी नया नया आया हुआ है। नैव का मतलब नया भी हो जाएगा, नैव का मतलब अनुभवहीन हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हाल ही में एसएससी का क्वेश्चन भी आया हुआ था नैव पर, जिसका आंसर दिया हुआ था मेरे ख्याल से इनएक्सपीरियंस्ड दिया हुआ था। और एक जगह और ऐसा नेव का क्वेश्चन आया हुआ था जिसका आंसर अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे ट्विस्ट करके उसका आंसर दिया हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप वर्ड्स को फील करके पढ़िए। अब देखिए, एक इडियम्स दिया हुआ है और लॉन्ग शॉट। और लॉन्ग शॉट का मतलब देखिए, अब लॉन्ग शॉट को किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। लॉन्ग शॉट को देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप कहीं दूर खड़े हैं, आप कहीं पर निशाना लगाने जा रहे हैं, दूरी से बहुत दूर खड़ा होकर निशाना लगा रहे हैं किसी व्यक्ति पर या किसी भी वस्तु पर निशाना लगा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक लॉन्ग शॉट लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी सफलता के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आप एक तरह से समझिए कि अंधेरे में तीर चला रहे हो कि लंबा निशाना लगा रहे हो, तो इसमें आपकी सफलता के चांसेस कम होंगे। तो इसका आंसर भी क्या होगा कि जहाँ पर आपके सक्सेस के चांस कम हो, यही इसका आंसर होगा। और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी में बहुत बार रिपीटेड, जो मैंने आपको एग्जांपल में दिया हुआ है। अगर प्रीवियस से क्वेश्चन खोलोगे तो एक क्वेश्चन 5-10 बार तो ऐसे ही आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड्स को फील करके पढ़िए। देखिए, मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है यहाँ पर, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप समझ गए तो ये आपके एग्जाम में की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। ये बात हुआ वोकैब सेक्शन का। आशा है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, और बाकी अगर कोई कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उसके बाद हम अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन की खासियत ये है कि ये आपका कॉम्प्रहेंशन सेक्शन में बहुत ज़्यादा काम होता है। कॉम्प्रहेंशन सेक्शन जो क्लोज टेस्ट होता है या फिर पैसेज में भी है, तो ये बहुत रिलेटेड होता है कि क्लोज टेस्ट जब आप सॉल्व करना चाहते हो जाओगे ना, तो अगर 5 क्वेश्चन का क्लोज टेस्ट है तो उसमें से 2 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड जरूर होंगे, जहाँ पर आपको जैसे वर्ब का इस्तेमाल दे दिया हो, एडजेक्टिव दे दिया हो, वो आपको पहचान कर आपको फिल करना होता है क्लोज टेस्ट में, ठीक है। तो इट इज़ द बेसिस फॉर द कॉम्प्रहेंशन सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। सोर्स की बात कर लेते हैं। ग्रामर सेक्शन में सोर्स क्या होगा, तो सोर्स तो देखिए, सोर्स को सभी को पता है कि ग्रामर की अभी अगर बताऊँ कि पुरानी बुक है, आउटडेटेड तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत पुरानी बुक है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, जो अभी भी पूरी तरह से कारगर है। प्लिंथ टू पैरामाउंट में थोड़ी सी अपडेशन की मुझे लगती है कि आवश्यकता है, क्योंकि कुछ पैटर्न थोड़ा बदला है एसएससी का, लेकिन जो उसमें ग्रामर रूल्स का कलेक्शन दिया हुआ है वो कंसाइज वे में किया हुआ है और काफ़ी अच्छे से समझाया भी गया है। थोड़ा अपडेशन की आवश्यकता है उस बुक में, कुछ चीज़ें ऐड करनी चाहिए, लेकिन अभी भी जो मार्केट में उपलब्ध बुक है उसमें प्लिंथ टू पैरामाउंट मैं कहूँगा कि सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। तो प्लिंथ टू पैरामाउंट को पढ़ना कैसे है, सबसे दिक्कत यह है कि सोर्स तो आप जानते हो, लेकिन आप पढ़ना नहीं जानते हो कि पढ़ें कैसे प्लिंथ टू पैरामाउंट को। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको वहाँ पे ग्रामर रूल्स, इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स जो हर चैप्टर से दिए हुए हैं, पहले वैसे ही आपको प्रायोरिटी वाइज सबको हाईलाइट करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी वाइज यहाँ पर पढ़ना है। पहले आपको जो इंपॉर्टेंट, जैसे आपने प्रीवियस से क्वेश्चन देखा हुआ, आपको लग रहा है कि हाँ इस रूल से, नाउन के इस रूल से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो आप नाउन का वो रूल बिल्कुल हाईलाइट कर दीजिए, उसको बार बार रटिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना, और भी 1 बार 2 बार 3 बार करने से नहीं होगा। आपको नीतू सिंह के बुक के में जो चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हर चैप्टर में दिए हुए हैं, उसे आपको कम से कम 5 से 10 बार बनाना होगा एग्जाम से पहले, ठीक है। और भी बनाना इस तरह से होगा कि ये नहीं कि आज ही बैठे आज ही 2 बार बना दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका माइंड ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप पहले 1 बार बनाइए, इस वीक में 1 बार बनाइए, मान लीजिए किसी चैप्टर को बना रहे हैं, फिर एक अगले वीक में उस चैप्टर को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट वीक का शेड्यूल कीजिए कि नेक्स्ट वीक आप उस चैप्टर को दोबारा
शेड्यूल करोगे। इस तरह से आप हर वीक या फिर मंथ में आप एक बार दो बार रिवीजन करते जाइए। ऐसे समय समय पर क्या रिवीजन करने से क्या होगा, आपका दिमाग एक बार उसको भूलेगा, फिर आप उसको याद करोगे, या फिर जब बुक उसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओगे, अगर गलत बनेगा फिर दोबारा आप जाकर रूल्स को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक बार फिर भूलेगा, फिर याद आएगा, फिर आपका दिमाग भूल जाएगा, फिर याद आएगा। इस तरह से आपका भूलते भूलते आपका दिमाग बार बार ये चीज़ प्रोसेस होता है तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ठीक है, प्लिंथ रिक्वायरमेंट सफिशिएंट है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप अ मिरर ऑफ कॉमन ईयर की बुक उठा सकते हो। अच्छी बुक है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए उससे बनाइए और एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़िए। यहाँ प्लिंथ टू पैरामाउंट में भी आप जो क्वेश्चन बनाते हो, जो आपका क्वेश्चन गलत होता है या फिर जो आप में कन्फ्यूजन होता है, उसे आप टिक कीजिए और उसके एक्सप्लेनेशंस को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए और एक्सप्लेनेशन को मार्क करके रखिए। जब भी आप बुक रिवीजन करने की जाएगा या फिर एग्जाम से कुछ दिन पहले आप बुक उठाइएगा, पहले जाकर उसे एक्सप्लेनेशन जो आपने मार्क करके रखें, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से हाईलाइट किया वो चीज़ पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, ये था ग्रामर सेक्शन के लिए मैं इतना ही कहूँगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों सेक्शंस के लिए या फिर पूरे एसएससी एग्जाम के लिए ही रामबाण है। आपको पहले आपका जो भी सिलेबस है, आप किसी भी बुक से या फिर किसी भी टीचर से पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले काम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। ठीक है, तो ग्रामर के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। कहाँ से लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कॉम्प्रहेंशन सेक्शन। सबसे ज़्यादा परेशान बच्चों को यही करता है कॉम्प्रहेंशन, कैसे सॉल्व होगा क्लोज टेस्ट, कैसे सॉल्व होगा पैसेज। सबसे ज़्यादा अगर गलती होता है तो होता है वो कॉम्प्रहेंशन सेक्शन में। और हिंदी मीडियम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द वाला चीज़ होता है, क्योंकि ग्रामर रूल्स और वर्ड्स को याद रट्टा मार के याद कर लेते हैं किसी भी तरह, लेकिन कॉम्प्रहेंशन में आकर फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना कैसे है वोकैब और ग्रामर को, वो है कि आप रट्टा नहीं मारिएगा, आप अपना अंडरस्टैंडिंग बना के पढ़िएगा। तो वही अंडरस्टैंडिंग आपके कॉम्प्रहेंशन सेक्शन में काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन वोकैब एंड ग्रामर इज नीडेड। ठीक है, नेवर जंप टू एडिटोरियल सेक्शन। कॉम्प्रहेंशन के लिए आप किसी भी टीचर के पास जाइएगा जो जिस टीचर ने एग्जाम नहीं निकाला हुआ है, वो सबसे पहले आपको बताएगा कि आप न्यूज़पेपर उठाइए, द हिंदू उठाइए और द हिंदू उठाइए या फिर द इंडियन एक्सप्रेस उठाइए और जाकर एडिटोरियल पढ़िए, जो कि सबसे ज़्यादा रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आज तक मैंने कभी हिंदू का एसएससी के लिए कहूँगा द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल सेक्शन नहीं पढ़ा हुआ एसएससी की तैयारी में, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। और जो उठा लेगा बच्चा उसका इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाएगा। तो करना क्या चाहिए, देखिए स्ट्रॉन्ग होल्ड में बढ़ रहा हूँ वोकैब एंड ग्रामर का मतलब यहाँ पे आपको जब वोकैब और ग्रामर पर अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पर काम आएगी। सबसे पहले क्या करना होता है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो करना होता है स्टार्ट रीडिंग स्टोरी बुक्स। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो देखिए आपके साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपने बचपन से कभी इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है। हिंदी आपका मजबूत कैसे हुआ, आपने हिंदी में कुछ बचपन में छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ी होंगी, मनोहर कहानियाँ पढ़ी होंगी और बाल पोथी पढ़ा होगा, मतलब छोटी छोटी कहानियाँ जो बच्चों पढ़ते हैं, तो उससे आपकी हिंदी मजबूत हुई होगी। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश आपको मजबूत कैसे होगा, जब आप इंग्लिश को बेसिक लेवल से शुरू करोगे, बच्चे के लेवल से शुरू करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्टिंग जो स्टोरी बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप जाके कहीं पर भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, जो स्टोरी हो जाएगी इंग्लिश की, चाहे वो पंचतंत्र की कहानी हो या फिर कहीं की भी कहानी, उठा के पहले उसको पढ़िए। उससे आपका एक बेसिक जो कॉम्प्रहेंशन होता है वो आपको आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की बनेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप जो उठाना चाहते हो, सबसे पहले न्यूज़पेपर लेना चाहते हो तो न्यूज़पेपर में आप सबसे पहले इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स पढ़िए। इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स में कहूँगा क्या पढ़ना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा देखिए बच्चों को सबसे ज़्यादा किसमें मन होता है, स्पोर्ट्स के आर्टिकल में, क्रिकेट का न्यूज़ आ गया हो, पॉलिटिक्स कुछ चल रहा हो, ऐसा पॉलिटिक्स जो आपको पढ़ने में मजा आए। ठीक है, कि क्या किस पार्टी में क्या हो रहा है। क्राइम का भी मैं कहूँगा कि क्राइम से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें होती हैं जो पढ़ने में, जैसे चोरी डकैती की घटना हो गई, उस तरह की चीज़ें पढ़ने में जहाँ आपको इंटरेस्ट आता है वहाँ आप जाकर पहले पढ़िए। और शुरुआत में आपको 1-2 महीने आपको वही चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल ईजी चीज़ें पढ़नी, ताकि आपका रीडिंग का एक हैबिट बने, आपका स्पीड बने और नॉर्मल चीज़ों को नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग बने आपकी इंग्लिश पढ़ने की। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप है आप जाकर नॉवल पढ़िए। नॉवल मैं कहूँगा बहुत, मेरे इंग्लिश सुधारने में नॉवल का बहुत बड़ा हाथ है। जब सीजीएल 2019 की मैं तैयारी कर रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रेशर था पढ़ने का, रात-रात भर जग के पढ़ाई होती थी एग्जाम के जस्ट पहले। तो क्या होता था कि दिमाग थक जाता था मैथ बनाते हुए, रीजनिंग बनाते हुए, तो उस समय नॉवल जो था ना वो बहुत काम आया, क्योंकि नॉवल पढ़ने से एक तो दिमाग को रिलैक्सेशन मिलता था, दूसरा आपकी इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश का समझ अच्छा होता था। मेरी 2019 में इंग्लिश में 185 प्लस मार्क्स है और उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं नॉवल को दिया जाऊँगा। उसमें मैं खासा चेतन भगत की नॉवल पढ़ता था। और नॉवल में भी आपको ये ऐसा नॉवल, हार्ड नॉवल मत उठा लीजिए जो आपको मतलब ये होता है कि मोटिवेट करने वाला, तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस टाइप के नॉवल से शुरुआत में बचिए। आपको कुछ इंटरेस्टिंग नॉवल उठाए जिसमें कोई लव स्टोरीज वगैरह दिया हो, ताकि आपका इंटरेस्ट जगे इंग्लिश में। यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन, आपको एक कॉम्प्रहेंशन ऐसा चाहिए कि आपका मतलब इंटरेस्ट जगे इंग्लिश पढ़ने में, आप तेज़ी से रीडिंग कर पाओ और तेज़ी से आपका दिमाग कंप्रहेंड कर पाए उस चीज़ को। ठीक है, इसके लिए आप इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़िएगा तो वो आपके एक मसल्स बिल्ड होते जाएगा आपके दिमाग में इंग्लिश के कंप्रहेंशन को लेकर। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉवल पढ़िए, इंटरेस्टिंग नॉवेल्स पढ़िए। उसके बाद जब आपके पास समय बचता है, आप अगले फेज में आते हो 2 महीने के बाद, आप सीरियस आर्टिकल्स जैसे बिजनेस से रिलेटेड आर्टिकल, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल न्यूज़पेपर से पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, आप इतना करना कॉम्प्रहेंशन के लिए सफिशिएंट होगा। अगर आप 3 महीने इस तरह से हैबिट डाल लेते हो तो यकीन मानिए आपका इंग्लिश में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें तभी जाकर कारगर होंगी जब आप ईमानदारी से मेहनत करोगे। अगर आप ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे हो तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, कितना भी आप जाकर किसी भी टीचर का आप स्ट्रैटेजी वीडियो देख लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप ईमानदारी से उस पर काम नहीं करते हो। ठीक है,
इसके बाद मैंने जो मैं बोल रहा था वो मैंने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये 3 महीने का शेड्यूल है आपके लिए पूरा, और 3 महीने के शेड्यूल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको लगेगा कि आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आप 3 महीने बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे, बिना डाउट किए हुए खुद पर आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। एक बार आप 3 महीने इसको अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, उसके बाद इंग्लिश आपका इतना स्मूथ हो जाएगा कि आप इंग्लिश को एंजॉय करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग का एक लेवल बन गया था जब इंग्लिश का हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो इंग्लिश हम लोग एंजॉयमेंट के लिए सेट बना ले रहे थे इंग्लिश का। हम लोग जब भी वो अपना टेक्स्ट बुक पर अपना सेट ऑन अपने इंग्लिश का सेट लगा लिया मन लगाने के लिए, और उस पर अपना वर्ड्स का टेस्ट दे दिए, सिनोनिम सेंटेंस का दे दिए, कॉम्प्रहेंशन सेक्शन का दे दिए, तो फिर आप इंटरटेनमेंट के लिए इंग्लिश बनाने लगेगा अगर आप 3 महीने इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो, ठीक है। तो अगर आप 3 महीने इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो यही सबसे मज़ेदार सेक्शन बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। बस आपको पढ़ना कैसे है, आपको इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा इमेजिन कीजिए माइंड में, एक्टिव स्टडी करना, ये नहीं कि पूरा लेट गए बिस्तर पर किसी तरह से पेज पलट रहे हैं, उस तरह से आपको नहीं पढ़ना है। आपका दिमाग एक्टिव मोड में रहना चाहिए, आप जो पढ़ रहे हो आपका दिमाग कंप्रहेंड करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा। बाकी अगर मैं प्रैक्टिस के बारे में बात करूँ तो आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भंडार पड़ा हुआ है आज के ज़माने में, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं, बहुत सारे शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, और तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतना ज़्यादा है कि आपको अलग से कोई मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो मैं बताऊँगा आपको, तो वो है टेक्स्ट बुक का ऐप। टेक्स्ट बुक के ऐप में काफ़ी अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप टेक्स्ट बुक का ऐप जरूर रखिए अपने पास। आप कहीं भी चलते फिरते कहीं जा रहे हो जहाँ पर आप मोबाइल चला सकते हो, आप तुरंत टेक्स्ट बुक का ऐप ऑन कीजिए, आप वर्ड से रिलेटेड कोई क्यूज लगा लीजिए, छोटा सा 5 मिनट 10 मिनट का, आप ग्रामर से रिलेटेड क्यूज लगा लीजिए, आप कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड क्यूज लगा लीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे इंटरटेनिंग तरीका होता है इंग्लिश की तैयारी के लिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट को सॉल्व किया जाए, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो आपने वीडियो देखा होगा, कुछ लोग होंगे जो वीडियो में बीच में छोड़कर चले गए होंगे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो सब हम जानते ही हैं, फिर देखने से क्या फ़ायदा। तो मैं उनसे एक बात करना चाहूँगा, भैया अगर आप सब जानते ही हो तो आपको तो पहले बात स्ट्रेटेजी वीडियो पर क्लिक ही नहीं करना चाहिए था यूट्यूब पर, ठीक है। आपको अपना समय बचाना चाहिए, जो चीज़ आप जानेंगे उसको जाकर यूटिलाइज कीजिए, और जितना आप जानते हैं पहले उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ घटता है तो जाकर आप कुछ और भी जगह फर्दर स्ट्रेटेजी देख सकते हो, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए खासकर था जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। हिंदी माध्यम के बच्चों से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा एक बात लास्ट में, कि सबसे पहले तो आप एक होता है इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, अपने आप को छोटा समझने की जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। हिंदी माध्यम के बच्चों में खासकर ये देखा जाता है कि वो अपने आप को कमजोर समझने लगते हैं, आगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा लेते हैं कि उनसे इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, भले मैंने कभी अच्छे से इंग्लिश में कभी बचपन में पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस हमेशा से था कि हाँ जब मैं पढ़ूंगा इंग्लिश पढ़ूंगा तो मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है, और जैसे हमने हिंदी सीखा है वैसे इंग्लिश को भी सीखा जा सकता है। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो एसएससी की है वो तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उसमें आपको सेट एक फिक्स्ड बुक पढ़ना होता है, फिक्स्ड कुछ वर्ड्स याद करने हैं। अगर आप अपने वोकैब का 1500 से 2000 का एक अच्छा कलेक्शन तैयार कर लेते हो और थोड़ा स्मार्टनेस के साथ पढ़ाई किया है आपने, अच्छा स्मार्टनेस के साथ वोकैब को रटा है, तो उसी 1500-2000 वोकैब के बेस पे अगर आपको नया वर्ड भी आ जाता है आपके सामने, तो उसी के बेस पे आप उसको क्या कहते हैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लगाकर आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अगर आपने 1500 से 2000, और ये 1500 से 2000 का वोकैब का कलेक्शन बहुत जल्दी बन जाएगा आपका। अगर आप डेली का, मैं कहूँगा कि अगर आप डेली का 30 वर्ड भी याद करो ना तो महीने का 900 वर्ड हो जाता है, ठीक है। 2 महीने में आप 1800 वर्ड कर लोगे, ठीक है। अगर 30 वर्ड भी छोड़ दो ना, अगर आपके पास अभी सीजीएल मेंस में आपका 6 महीना या फिर कहीं 5 से 6 महीना आपके पास समय है, अगर डेली का 10 या 20 वर्ड भी डेली याद करोगे ना, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका वर्ड का एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको उस वर्ड्स को अच्छे से रिविजन भी करना होगा। उसी तरह ग्रामर के साथ भी यही है, जैसे मैंने ग्रामर आपको बताया कि कैसे पढ़ना है, ग्रामर में भी आपको यही चीज़ करना है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ उसका अच्छे से मल्टीपल रिवीजन किए। ये नहीं कि आज ग्रामर पढ़ रहे हैं, जोश में आ गए, आज ग्रामर का सब्जेक्ट बना लिए और 2 महीना उसको फिर पढ़े ही नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उसका, फिर आपको शुरू से शुरू करना पड़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका किसी और जाकर स्ट्रेटेजी वीडियो देखिएगा, कोई फायदा नहीं है। इतने अच्छे से आपको मतलब कि यूट्यूब पर आपको इतने साफ तरीके से, इतना बिना मतलब कि लालच के आपको कोई नहीं बताने वाला है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल रिविजन कीजिए। एसएससी का बस 2 मैं आपको राज बताना चाहूँगा, इतने सालों का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा सिर्फ 2 लाइन में। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फुल कमांड होना चाहिए। दूसरा, मल्टीपल प्रैक्टिस होना चाहिए, 5 बार 10 बार 15 बार जितनी बार हो सके आप पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है वो स्ट्रैटेजी बताते हुए समय कि आपको इमेजिनेशन के साथ पढ़ना है, एक्टिव माइंड के साथ स्टडी करना है, ठीक है। और बाकी तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। जीके के रिलेटेड वीडियो जो आप लोग कमेंट में काफ़ी डिमांड कर रहे थे, तो जीके से रिलेटेड वीडियो
मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। उसमें मैं आपको पूरी तरह से लूसेंट को मेरा ये टारगेट है, मैं पूरी तरह से लूसेंट को डिकोड करके रख दूँ, कैसे आप कम समय में लूसेंट को खत्म कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 4-5 साल से लूसेंट पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज तक उनका लूसेंट खत्म नहीं हुआ होगा, ठीक है, ऐसा होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लूसेंट खत्म ही नहीं कर पाए होंगे आज तक। लेकिन अब वो चीज़ करना है, क्योंकि आप पूरा लूसेंट पढ़ने के चक्कर में हो, तो पूरा लूसेंट नहीं पढ़ना होता है भाई। लूसेंट का सिर्फ 20% 30% चीज़ ही काम की चीज़ें हैं, वो 20-30% आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं आपके लिए वो काम करूँगा, मैं आइडेंटिफाई करके दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या स्किप करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, कचरा अपने दिमाग में नहीं बैठाना है, ठीक है। तो अच्छा लगा होगा भाई, तो इतना मेहनत करें आप, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर किसी को ज़रूरत होगा तो इस वीडियो का, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।